जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से क्विक रिवीजन वेव्स की और उसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? ओके, वेव्स। क्या होता है जी वेव? चल रहा है? हाँ जी बेटा, हमने रिवाइज करना है वेव्स। जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन एक दफा जल्दी से देख लेंगे, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। वेव क्या होता है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव इज अ ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस। इट ट्रांसफर्स एनर्जी, डजंट ट्रांसफर मीडियम। तो वेव is a traveling disturbance that transfers energy that doesn't transfer medium. The medium oscillates about its mean position. अगर मीडियम है, अगर ये मैकेनिकल वेव है तो मीडियम ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन पे, जिसपे ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, दे आर ट्रांसवर्स वेव। जिसपे ऑसिलेशंस आर पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जाम डेफिनेशन क्या है ट्रांसवर्स वेव की? द वेव्स इन विच ऑसिलेशंस से ज्यादा अच्छा है डिस्प्लेसमेंट्स। The waves in which displacements are perpendicular to the direction of energy transfer, they are transverse wave. And the waves in which displacements are parallel to the direction of energy transfer, they are longitudinal wave. Transverse wave can be polarized. Longitudinal wave cannot be polarized. Transverse wave क्या होती है? रोप वेव, वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? कंप्रेशनल वेव्स इन स्प्रिंग्स। कंप्रेशनल वेव्स इन स्प्रिंग्स लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। और कौन सी वेव होती हैं? साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। और एक होती है अर्थ, ये जो है सेस्मिक वेव, अर्थक्वेक वेव, ये ट्रांसवर्स भी होती हैं, समटाइम लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं। एस टाइप वेव ट्रांसवर्स सेस्मिक वेव होती हैं और पी टाइप वेव लॉन्गिट्यूडनल सेस्मिक वेव्स होती हैं। 12 ऐसी बताया आपके नॉलेज के लिए। फिर आपको वेव की लेबलिंग आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, सबको पता है ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये मीन पोजीशन है, पार्ट ये एम्पलीट्यूड है, ये वेवलेंथ है। एक साइकिल में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। एक साइकिल के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। और कौन सी डेफिनेशन थी? इन फेस पार्टिकल, जो पार्टिकल साथ में ऊपर जाते हैं, साथ में नीचे आते हैं, साथ में ऊपर आते हैं, साथ में नीचे आते हैं, इकट्ठे मीन पोजीशन पे पहुंचते हैं, इकट्ठे पीक पोजीशन पे पहुंचते हैं। दे आर इन फेस पार्टिकल्स, ठीक है? और दो कंजर्वेटिव इन फेस पार्टिकल्स के दरमियान, प्रोग्रेसिव वेव के अंदर दो कंजर्वेटिव इन फेस पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस 1 वेवलेंथ होता है, ठीक है? ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो इंटेंसिटी ऑफ वेव होती है। और इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। हमने यहां से याद किया I1 ओवर A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 ओवर A2 स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड है। और हमने एक और चीज भी पढ़ी, जो वेव डाइवर्ज कर रही होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। ये हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेव। एक होती है मैकेनिकल, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिनको मीडियम नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, रीड माई इनर वैल्यूज यूजिंग एक्सरे ग्लासेस, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज, गैमा रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आना चाहिए, इनकी वेवलेंथ आनी चाहिए। 7 कलर्स होती हैं तो 10 की पावर भी -7 है। रेड कलर की वेवलेंथ कितनी है? 7 × 10 पावर -7। फिर 0.55 कम करते रहे, 0.5। 7 के बाद क्या आता है? रेड के बाद ऑरेंज, 6.5 × 10 पावर -7। ऑरेंज के बाद येलो, 6 × 10 पावर -7। 0.55 कम करते रहे और आखिर में वायलेट, 4 × 10 पावर -7। रेड से पहले इंफ्रारेड है ना, 10 की दो पावर्स कम करते रहे। 10 पावर -7 से 2 पावर कम करें, 10 पावर -5। ये किसकी वेवलेंथ है? एवरेज वेवलेंथ है इंफ्रारेड की। 2 पावर और कम कर दें, 10 पावर -3 माइक्रोवेव्स, 10 पावर -1 एंड ऑनवर्ड्स रेडियो वेव्स। और आगे लाइट वेव से आगे कौन सी वेव होती है? यूवी रेज, एक्स रेज, गैमा रेज। एक एक पावर बढ़ाते रहे। 10 पावर -7 थी ना, किसके साथ आ रहा था? वायलेट के साथ। और अल्ट्रावायलेट में 10 पावर -8, एक्सरेज 10 पावर -8, -9, -10 एक्सरेज हो सकती है। और गैमा रेज भी -8, -9, -10 हो सकती हैं। एक्सरेज और गैमा रेज की वेवलेंथ ओवरलैप कर सकती है। इनमें फर्क इनकी फ्रीक्वेंसीज वेवलेंथ का नहीं होता, ओरिजिन का होता है। जो न्यूक्लियस से निकल रही है वो गैमा रेज हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से निकल रही हैं वो एक्स रेज हैं। 12 इतनी डिटेल नहीं चाहिए। फिर उन्होंने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। नंबर 1, दे आर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड ट्रांसवर्स इन नेचर। They all travel with the same speed, that is speed of light in vacuum. They obey the relation C is equal to F lambda. और क्या पढ़ा था?
एक और पढ़ा, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अच्छा, अब आपको पता है ये भी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के है, इंटेंसिटी डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, आई इंटेंसिटी, डी इज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। जब भी कोई वेव डाइवर्ज कर रही होती है, ये वेव डाइवर्ज कर रही है, ये सोर्स है, वेव प्रोड्यूसिंग सोर्स। वी नीड एन ऑसिलेटिंग सोर्स टू प्रोड्यूस वेव्स। यहां पे इंटेंसिटी मिल रही है आई, डिस्टेंस है डी। जब डिस्टेंस डबल हो जाएगा, 2d हो जाएगा, तो इंटेंसिटी मिलेगी 1/4। ये रिलेशन है। अब इंटेंसिटी 1 डिस्टेंस स्क्वायर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ना, इसको इक्वेट कर लें तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस का स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटा दें तो एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस में इनवर्स का रिलेशन आ गया। मतलब जब डिस्टेंस डबल होगा तो वेव का एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा, जब डिस्टेंस 3 टाइम्स होगा तो एम्पलीट्यूड 1/3 हो जाएगा। यू नो, अगर वेव डाइवर्ज कर रही है तो ऐसा होगा। अगर वेव डाइवर्ज कर रही है, ये जो डाइवर्जिंग वेव होती है, इनकी जैसे जैसे डाइवर्ज करती रहती है, सेम एनर्जी ज्यादा एरिया पे पड़ती है, तो एरिया बढ़ने से इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा, यहां तक कोई चीज मुश्किल नहीं थी। अच्छा, फिर हमने पढ़ा ग्राफ्स इन वेव्स, नहीं इससे पहले पढ़ा पार्टिकल मोशन इन वेव्स। पार्टिकल मोशन इन वेव्स, तो वेव में पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं जस्ट लाइक पेंडुलम बॉब। पता है ना आपको, इन वेव द पार्टिकल ऑसिलेट जस्ट लाइक पेंडुलम बॉब। जैसे पेंडुलम बॉब मीन से गुजरता है, उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, पीक पे गुजरता है, रुकता है, तो वेव के पार्टिकल भी बिल्कुल पेंडुलम बॉब की तरह ऑसिलेट करते हैं। जब यहां से गुजरते हैं तो स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। फोर्स क्या होती है? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को x बोल दिया, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इस पॉइंट के लिहाज से? 0। एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। मीन पोजीशन पे। तो जब वेव के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, जो पार्टिकल भी मीन पोजीशन से गुजर रहा है, वो सब, ये सब एप्लीकेबल है, ये सब यहां पे एप्लीकेबल है। और जो पीक वाले पार्टिकल्स हैं, पीक पोजीशन पे पार्टिकल्स हैं, पीक पोजीशन पे पार्टिकल्स हैं, जब पेंडुलम पीक पे पहुंचता है तो रुकता है, स्पीड क्या हो जाती है? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। फोर्स क्या हो जाती है? मैक्सिमम। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? मैक्सिमम। ये सारी फिजिक्स इन वाले पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है, ये सारी यहां वाले पे एप्लीकेबल है। तो वेव में पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं जस्ट लाइक पेंडुलम बॉब। वेव में पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं जस्ट लाइक पेंडुलम बॉब। तो ये पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये क्या कर रहा है? इस लाइन में मूव कर रहा है, इस लाइन में मूव कर रहा है। जब ये यहां से गुजरेगा तो स्पीड मैक्सिमम है, स्पीड कम होगी, कम होगी, कम होगी, 0 होगी और क्रस्ट बन जाएगा। फिर ऊपर से नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, 0। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ट्रफ बन जाएगा। क्रस्ट बनने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, ट्रफ बनने के लिए नीचे आना पड़ता है। तो पार्टिकल्स, अगर आपसे पूछे कौन सा पार्टिकल कहाँ जा रहा है ट्रांसवर्स वेव में, तो आप देखिए ये पार्टिकल है ना, तो मुझे पता है वेव उधर जा रही है, तो यहाँ पे क्या चीज अप्रोच कर रही है? क्रस्ट अप्रोच कर रहा है। नेक्स्ट मूवमेंट में क्रस्ट बनना है, तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो क्रस्ट से आगे वाले पार्टिकल ने क्रस्ट बनना होता है, वो ऊपर जा रहे होते हैं। ट्रफ से आगे वाले पार्टिकल ने ट्रफ बनना होता है, वो नीचे आ रहे होते हैं ट्रफ की डायरेक्शन में। एक्सट्रीम वाले पार्टिकल्स रुके हुए होते हैं, ये रुके हुए होते हैं। ये वाले पार्टिकल ने, क्योंकि क्रस्ट आ रहा है यहाँ पे, इसके अप्रोच क्या कर रहा है? इस लाइन पे क्रस्ट अप्रोच कर रहा है, ये क्रस्ट बनना है तो ऊपर जा रहा है, एंड सो ऑन। हमने पढ़ा था ये। अच्छा, इसी तरीके से ये वाली वेव थी आपकी, कौन सी वाली? हाँ जी, हमने डिस्कस किया ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन। यू नो, ये कंप्रेशन है ना, ये रेयरफैक्शन है। अगेन ये कंप्रेशन है, वेव राइट पे जा रही है, तो कंप्रेशन वाले पार्टिकल सब राइट पे जा रहे हैं, ये सब, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब राइट पे जा रहे हैं। और रेयरफैक्शन वाले पार्टिकल ये लेफ्ट पे आ रहे हैं, वेव के पैरेलल मूव करते हैं ना। तो जो कंप्रेशन वाले पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, जो रेयरफैक्शन वाले पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के ऑपोजिट आ रहे होते हैं। पता है आप लोगों को, ये कंप्रेशन वाले पार्टिकल ने, ये सब वेव की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। और सेंटर ऑफ कंप्रेशन कौन सा पार्टिकल होता है? जो मीन पोजीशन पर होता है और वेव की डायरेक्शन में जा रहा होता है। ये मैं आपको दिखा दूं एक दफा जरा, ये जरूरी है, देख लें एक बार।
हम वेव्स को रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। चल के रही अच्छा मसला है, लास्ट में तो खुल रही थी। 1 मिनट। ये क्या हो गया यार, क्यों नहीं खुल रही वेव? जस्ट अ सेकेंड। चलें मैं दूसरी व्यू दिखाता हूँ सिमुलेशन, आप ये नहीं चल रही। ओके ये तो देखी हुई आपने, इन पार्टिकल ने क्रस्ट बनना है ना, ये ऊपर जा रहे हैं क्रस्ट की डायरेक्शन में। इन पार्टिकल ने ट्रफ बनना है, ये नीचे आ रहे हैं ट्रफ की डायरेक्शन में। देखो क्रस्ट से आगे पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ट्रफ से आगे पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, ट्रफ बनना है, ट्रफ बनना है। ये तो पता है आपको, लॉन्गिट्यूडल वेव बता रहा था मैं आपको। ये देखिए पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। देखो कंप्रेशन वाले पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो वेव भी राइट पे जा रही है, ये भी राइट पे जा रहे हैं कंप्रेशन वाले पार्टिकल्स। और रेयर फ्रैक्शन वाले पार्टिकल्स देखो, ये रेयर फ्रैक्शन है, वेव मेरी तरफ आ रही है, रेयर फ्रैक्शन वाले पार्टिकल जी उधर जा रहा है, रेड वाला पार्टिकल उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर, ये यूं ऑसिलेट कर रहे हैं। देखो रेड वाला पार्टिकल्स अभी मीन पोजिशन से गुजरा है, और वे अभी वेव की डायरेक्शन में आ रहा है तो कंप्रेशन बन गया। वेव के ऑपोजिट आ रहा है तो रेयर फ्रैक्शन बन गया। वेव की डायरेक्शन में जाएगा तो कंप्रेशन बन जाएगा, एंड सो ऑन। देन वी डिस्कस्ड, इसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इसके बाद पढ़ा आपने ग्राफ्स इन वेव्स। बेटा ग्राफ्स इन वेव्स, वेव में जो ग्राफ होते हैं ना, 2 किस्म के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। ये ग्राफ्स हैं। अजान हो रही है। जी बेटा, हाँ भाई, वेव में ग्राफ्स होते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की शक्ल भी ट्रांसवर्स वेव की तरह होती है, और इसकी भी ट्रांसवर्स वेव की तरह होती है, लेकिन ये वेव की पिक्चर नहीं है। इसमें भी ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ, इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ। ये जो ग्राफ होता है, वन पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम्स, ये किसका होता है?
वन पार्टिकल्स एट डिफरेंट टाइम, और ये किसका ग्राफ होता है? अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट वन टाइम। ये ग्राफ है। अच्छा, मैं देखिए इन ग्राफ की शेप किसकी तरह की है? साइन थीटा के ग्राफ की तरह की। वाई थीटा, ये 90 पे वैल्यू होती है, ये 180 पे वैल्यू होती है, ये 270 पे होती है, ये 360 पर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस ग्राफ को कंपेयर करूं इसके साथ, तो ग्राफ की हर पोजीशन एक पर्टिकुलर एंगल को करस्पॉन्ड करती है, उसको बोलते हैं फेज। अच्छा, दो पॉइंट्स जो वन साइकिल अपार्ट होते हैं, जो वन साइकिल, ये वन साइकिल है, यहां पर हो, ये यहां पर हो, दो पॉइंट जो वन साइकिल अपार्ट होते हैं, वन साइकिल अपार्ट होते हैं, उनमें फेज डिफरेंस कितना होता है? 360 का फेज डिफरेंस होता है, और 2 पाई रेडियन का फेज डिफरेंस होता है। दो पॉइंट्स कितना दूर होते हैं? वन साइकिल अपार्ट होते हैं। वन साइकिल में एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ, उनमें फेज डिफरेंस कितना होता है? 360 डिग्री का या 2 पाई रेडियन का। अब एग्जामिनर आपसे कहता है, अच्छा एक और दो पॉइंट जो वन साइकिल अपार्ट होते हैं उनमें 360 का हाफ साइकिल अपार्ट है। हाफ साइकिल क्या होता है? यहां से लेके यहां तक, x टू y हाफ साइकिल, या y टू z, या w टू t हाफ साइकिल अपार्ट होते हैं। जो हाफ साइकिल अपार्ट होते हैं उनमें फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्री का और पाई रेडियन का। और जो 1/4 साइकिल, पीक पोजीशन और मीन पोजीशन, पीक और मीन, मीन और पीक, पीक और मीन, मीन और पीक, इनमें फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री का, π/2 रेडियन का। अच्छा, अब कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो फेज लीड कर रही हैं, कुछ ऐसी होती है जो फेज लैग कर रही हैं। टाइम के केस में जो वेव आपको अगर यूं ग्राफ गिवन है, हाँ जी, आपको एक वेव ये गिवन है और एक वेव ये गिवन है, ये दो वेव्स गिवन है, वेव ए एंड वेव बी, ए एंड बी। अब ये दोनों इन फेज नहीं है। इन फेज कब होती है? जब एक का क्रस्ट एक का ट्रफ ओवरलैप कर रहा होता। जब एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ ओवरलैप कर रहा होता तो इन फेज होती है। इन फेज नहीं है, इनमें फेज डिफरेंस है। कितना फेज डिफरेंस है वो तो हम निकाल लेंगे। चलें, इन दोनों में फेज डिफरेंस है, हमने ये चेक किया, ये आ रहा है फेज डिफरेंस, इससे निकाल लिया। इसको यूज करते हुए, इस एक्स को यूज करते हुए, इनमें फेज डिफरेंस आ रहा है 30 डिग्रीज का। अब एक वेव फेज लीड कर रही है 30 डिग्री, एक वेव फेज लैग कर रही है 30 डिग्री। तो अगर तो यहां पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में कौन सी वेव लीड कर रही होती है? जो आगे होती है। तो बी वाली वेव लीड कर रही है, ए वाली वेव लैग कर रही है। अगर ये डिस्टेंस का ग्राफ है तो बी इज लीडिंग 30 डिग्री एंड ए इज लैगिंग 30 डिग्री। लेकिन अगर और यहां पे टाइम है, टाइम, अगर ये टाइम का ग्राफ है तो टाइम में जो अर्लियर है वो लीड कर रही है, ए इज लीडिंग, बी इज लैगिंग। डिस्टेंस में जो आगे होती है वो लीड कर रही होती है, टाइम में जो पीछे अर्लियर होती है वो लीड कर रही होती है। तो उसको ज़हन में रखना है आपने। इसमें आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक वेव ड्रॉ करें। चलिए कर लेते हैं हम क्वेश्चन। आपको एक वेव गिवन है यूं करके, हाँ जी, हमें एक वेव गिवन थी, यहां पे एक वेव गिवन है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट और यहां पे टाइम। इस वेव का नाम है वेव ए। एग्जामिनर कहता है इसी एक्सिस पे एक और वेव ड्रॉ करें जिससे 90 डिग्री फेज क्या कर रही हो? फेज लैग कर रही हो। ड्रॉ अनदर वेव, एक और वेव ड्रॉ करें, वेव बी। वेव बी इज फेज लैगिंग by 90 degree and having intensity 4 times। एक और वेव ड्रॉ करें इसी एक्सिस के ऊपर जिससे 90 डिग्री फेज लैग कर रही है और उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? इसका एम्पलीट्यूड है, चलें 5। ठीक है, अब जो मैंने नई वेव बनानी है उसका एम्पलीट्यूड 5 तो नहीं होगा ना, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है ना, उसका एम्पलीट्यूड पहले निकालते हैं। उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? मेरे पास क्या गिवन है? I1 तो I है और A1 क्या है? 5। मुझे I2 क्या चाहिए? 4I, ये I चाहिए 4I, और A2 क्या है? अननोन। फॉर्मूला क्या है? I1 ओवर A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 ओवर A2 स्क्वायर। I1 की जगह I लगा दें और यहां पे क्या लगा दें? 5 का स्क्वायर। इधर लगा दें 4I और यहां पे लगा दें x का स्क्वायर,
इसके एम्पलीट्यूड को x सपोज कर लें, एक्स स्क्वेयर, आई से कट गया, ये उधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 इंटू 4, 100, ये आ जाएगा 10। आपकी जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड 10 होगा, ये 5 है ना, उसका एम्पलीट्यूड डबल होगा, ये -5 है ना तो -10 होगा। मेरी जो नई वेव बनेगी वो यहाँ तक ऊपर आएगी, यहाँ तक, इस लेवल तक, इस लेवल तक नीचे आएगी, उसका एम्पलीट्यूड डबल होगा तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिक 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अच्छा, वो 90 डिग्री क्या कर रही है, 90 डिग्री लैग कर रही है, मतलब लेट आगे बनानी है, टाइम के केस में आगे बनानी है, लेट बनानी है, लेट, ये यहां से शुरू हो रही है ना, वो 90 डिग्री आगे। अच्छा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस पता कितना होता है, 1/4 साइकिल, ये होता है ना, ये पूरा साइकिल, ये होता है 360, यहां तक होता है 180, यहां तक होता है 90 डिग्री लेट करना है, ये यहां से शुरू हो रही है ना, वो यहां से शुरू होगी 90 डिग्री लेट। इसका क्रश यहां पर है ना, उसका 1/4 साइकिल यहां पर बनेगा 90 डिग्री लेट, 90 डिग्री, पीक और मीन में 90 का फेज डिफरेंस होता है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइम लिखा होता 1 2 3 4 5 6 7 8, या टाइम में डब्बे लिखे होते, तो आप कहते हैं अच्छा 360 डिग्री लेट करना होता तो कितना आगे बनाता, 1 2 3 4 डब्बे आगे बनाता। अब कितना लेट करना है, 90 डिग्री लेट करना है, तो कितने डब्बे आगे बनाऊंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। मैंने 1 बॉक्स वेव आगे बनानी है, इसकी मीन पोजीशन यहां पर है तो मेरी वेव की 1 बॉक्स आगे होगी, इसकी मीन पोजीशन यहां पर है, इसका क्रस्ट यहां पर है, तो मेरी जो वेव बनेगी वो इधर होगा और 1 डब्बा आगे होगा। इसका ये यहां पर है तो वो यहां पर होगा, ये इसका पीक इधर है ना, इधर इसका पीक इधर है तो उसका यहां पर होगा, ये इसका x इंटरसेप्ट यहां पर है तो उसका यहां पर होगा, इसकी पीक यहां पर है तो उसकी यहां पर होगी, ये यह 6 से गुजर रही है तो 7 से गुजरेगी, इसकी पीक 7 पे है तो उसकी 8 पर होगी। तो वेव कैसे बनेगी जनाब, ये जो ब्राउन वाली वेव है ये वेव बी है, ये लेट है, लैग कर रही है, टाइम के केस में जो लेट है वो लैग कर रही है, कितना लैग कर रही है, 90 डिग्री, 1/4 साइकिल दूर है, और क्या है, इसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स ज्यादा है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ट्वाइस है। तो हमने ये पढ़ा। अच्छा बेटा, इसके बाद क्या पढ़ा आपने, इसके बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन वेव्स, क्या थे जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस जब तक सोर्स चेंज नहीं होगा। हाँ, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर के लिए चेंज हो सकती है मूवमेंट की वजह से, डॉपलर इफेक्ट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। अच्छा, स्पीड ऑफ डिफरेंट वेव्स डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, आपको बताया था। वाटर वेव की स्पीड पानी की गहराई पे डिपेंड करती है, साउंड वेव की स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लाइट वेव की स्पीड मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, रोप वेव की स्पीड टेंशन पे डिपेंड करती है। तो अगर ये फैक्टर चेंज होंगे तो स्पीड चेंज होगी। फिर वेवलेंथ दोनों पे डिपेंड करती है, स्पीड पे भी और फ्रीक्वेंसी पे भी, ये दोनों चीजें चेंज नहीं होंगी तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। फिर हमने पढ़ा वेव क्या करती है, वेव के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, सुपरपोजिशन। रिफ्लेक्शन सिलेबस पे बहुत डिटेल में नहीं है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव, जब भी वेव रिफ्लेक्ट होती है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ना फ्रीक्वेंसी ना वेवलेंथ ना स्पीड कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। रिफ्रैक्शन क्या होती है, नहीं है सिलेबस पे बहुत डिटेल में, वैसे ही बताया। बेंडिंग ऑफ वेव, जब भी वेव की स्पीड चेंज होगी, फास्ट से स्लो होगी टुवर्ड द नॉर्मल, स्लो से फास्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और रिफ्रैक्शन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी सब चीजें चेंज होती है। फिर हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जब भी वेव किसी ऑब्स्टिकल को क्रॉस करती है या किसी गैप से गुजरती है तो स्प्रेड हो जाती है, इस स्प्रेडिंग को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन 2 चीजों पे डिपेंड करती है, गैप साइज, जितना गैप छोटा होगा उतनी डिफ्रैक्शन ज्यादा होगी, और जितनी वेवलेंथ लॉन्गर होगी उतनी डिफ्रैक्शन ज्यादा होगी। तो डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। फिर हमने पढ़ा सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होता है, एडिंग ऑफ वेव, मिक्सिंग ऑफ वेव, ठीक है, मीटिंग ऑफ वेव। जब 2 या 2 से ज्यादा वेव्स एक जगह पे इकट्ठे पहुंच जाती है तो वहां का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स होता है। सुपरपोजिशन क्या होता है, एडिंग ऑफ वेव्स। सो हमने पढ़ा था एक ये वेव है और एक ये वेव है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, यहां पे मिलती हैं। हाँ जी, ए बी जब मिलेंगी इस पॉइंट के ऊपर तो ये यूं हो जाएगा, ये A प्लस बी, सुपरपोजिशन। इसके बाद वेव गुजर जाएगी, यहाँ पे ए पहुंच गया है,
यहाँ पे बी पहुंच गया क्रॉस करके, सुपर पोजिशन हुई इस पॉइंट पे एक लम्हे के लिए, सुपर पोजिशन, एडिंग ऑफ वेव 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। और अगर ऑपोजिट आ रही होती, एक का क्रस्ट एक का ट्रफ, यहाँ पी पॉइंट ए बी एग्जैक्ट ओवरलैपिंग हो, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, तो आपका लगेगा वेव है ही नहीं। असल में यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस बी, और उसके बाद बी यहाँ पे आ गई, ए यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट पे क्या हो रही है, सुपरपोजिशन, एडिंग ऑफ वेव। फिर हमने पढ़ा कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं। कोहेरेंट वेव वो होती है विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो भी है कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। जीरो का फेज डिफरेंस तो जीरो ही रहे, 180 का तो 180 रहे, इनको बोलते हैं कोहेरेंट वेव्स। जब कोहेरेंट वेव्स की सुपरपोजिशन होती है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस? It is adding of same type of coherent waves such that resultant intensity changes. अगर तो resultant intensity बढ़ जाएगी तो constructive interference, अगर resultant intensity कम हो जाएगी तो destructive interference। कैसे देखते हैं इंटरफेरेंस को? हम रिपल टैंक में दो सर्कुलर डिपर्स ले लेते हैं, ठीक है, और सर्कुलर वेव प्रोड्यूस करते हैं, वो सर्कुलर वेव ओवरलैप करती हैं। हाँ जी, हमने पढ़ा था, दिखा दूं मैं आपको। जी, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। दो डिपर्स ले लिए, दोनों के सर्कुलर डिपर ओवरलैप करेंगे, जहां पे क्रस्ट क्रस्ट पे मिलेगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे क्रस्ट ट्रफ पे मिलेगा वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जी, नजर नहीं आ रहा? ये देखिए बेटा, वेव बन रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं। एक ड्रॉप गिर रहा है तो एक वेव है। हर जगह पे इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, हर जगह पे इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। अगर दो ड्रिप्स गिरेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंटी नोडल लाइन, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंटी नोडल लाइन, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंटी नोडल लाइन, यहां पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन लाइंस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और आपको क्या नजर आ रहा है? इंटेंसिटी बढ़ गई है। दो वेव ऐसे मिल रही है, एक का क्रस्ट दूसरे का क्रस्ट, एक का ट्रफ दूसरे का ट्रफ। यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया है। और इस जगह पे देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये नोडल लाइंस हैं। यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, दरमियान, और यहां पे भी। हाँ जी, जब दोनों वेव्स ओवरलैप करती हैं, सुपरपोजिशन होती है, जो हमें क्रस्ट क्रस्ट पे मिलता है, व्हेन टू वेव्स मीट और टू कोहेरेंट वेव्स मीट इन सच अ वे that both have displacement in the same direction, crust falls on crust and trough falls on trough, the resultant intensity and amplitude increases. इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? अगर ये इन फेज कोहेरेंट सोर्सेज हैं, कौन से सोर्सेज हैं? इन फेज कोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय अदर वेव। कितना होगा? या तो 0 होगा या 1 लैम्डा होगा, 2 लैम्डा, करते करते n लैम्डा। जहां पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे पाथ डिफरेंस ये होगा, पाथ डिफरेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय अदर वेव। और फेज डिफरेंस कितना होगा? व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस?
फेज डिफरेंस, जहां जहां लैम्डा एक 1 लैम्डा किसके कितने फेज के इक्वल होता है 2 पाई, तो 0 हो जाएगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई, ये फेज डिफरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है? पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटा? लैम्डा बाई 2, एक का क्रस्ट एक का ट्रफ, एक का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एक का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, जहां पर ये होगा 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और फेज डिफरेंस क्या होगा वहां पे? फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? लैम्डा की जगह 2 पाई लिख दो, लैम्डा 2 पाई के इक्वल होता है, तो लैम्डा बाई 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, करते 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 2n+1 पाई, जहां पे ये फेज डिफरेंस होगा वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अच्छा, तो अब ये इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना है तो रिपल टैंक में 2 डिपर्स लेने, दोनों वेव्स ओवरलैप करेंगी, या उसके अंदर 2 स्लिट्स बना लें, प्लेन डिपर लें, सामने 2 स्लिट्स रखते हैं, वेव दोनों से डिफ्रैक्ट होकर सुपरपोज करेगी, ये पैटर्न बन जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ये पैटर्न हमें वाटर वेव में दिखाई देगा, साउंड वेव में सुनाई देगा। अगर ये साउंड सोर्सेज हैं और आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यूं यू आर मूविंग फ्रॉम डाउन टू अप, आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो जब आप यहां पे पहुंचेंगे तो आपको मैक्सिमा लाउडर साउंड, क्वाइटर साउंड, लाउडर साउंड, क्वाइटर साउंड, लाउडर साउंड, क्वाइटर, लाउडर, क्वाइटर मिलेगी। माइक एंड सीआरओ यूज करना पड़ेगा, खुद ही चलना पड़ेगा। हमारे 2 डिटेक्टर्स हैं, हो सकता है एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे हो, तो आपको फील ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम यूं जाएंगे तो हमें ऑल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। अगर ऑल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है तो इंटरफेरेंस हो रही है, दिखाई नहीं देगी साउंड वेव में। लाइट वेव में क्या होगा? लाइट वेव में अगर एक लाइट सोर्स ऑन है ना, तो हर जगह पे लाइट की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। हर जगह पे लाइट की इंटेंसिटी बेटा यूनिफॉर्म होगी। अगर एक लाइट सोर्स ऑन है, हर जगह पे लाइट की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। ये मैं सामने स्क्रीन रख दी, लाइट आ रही है लाइट सोर्स से, हर जगह पे इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। लेकिन जब 2 लाइट सोर्सेज होंगे तो क्या होगा? कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे इंटेंसिटी नॉर्मल से कम हो जाएगी। देखिए 2 लाइट सोर्सेज ऑन है तो क्या बन जाएंगे? यहां पे इंटेंसिटी नॉर्मल से ज्यादा, यहां नॉर्मल से कम, फ्रिंजेस बन जाएंगे। ऑल्टरनेट ब्राइट एरिया, डार्क एरिया, ब्राइट एरिया, डार्क एरिया, ब्राइट एरिया, डार्क एरिया। ये सबसे पहले किसने किया था? यंग ने। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था? व्हाट वाज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट रखी, सोर्स रखा, यहां पे डबल स्लिट रखी और यहां पे स्क्रीन, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। यहां पे लाइट आई, इस स्लिट से डिफ्रैक्ट हुई, एक ही वेव फ्रंट इन दोनों स्लिट से पहुंचा, इस स्लिट से भी लाइट डिफ्रैक्ट हुई, इस स्लिट से भी लाइट डिफ्रैक्ट हुई, मतलब यूं करके डिफ्रैक्ट हुई यहां से, यूं करके डिफ्रैक्ट हुई यहां से, यहां पे क्या हुई? सुपरपोजिशन। तो हमें क्या मिल गया? इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या मिल गया? इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया। दरमियान में क्या मिला? ब्राइट एंड डार्क एरियाज, यहां पे ब्राइट फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, और इनके दरमियान में क्या है? डार्क फ्रिंजेस। ये डार्क, कहां पे ब्राइट मिला? सेंटर में ब्राइट मिलेगा। यहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, यहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, यहां पे पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, यहां पे 1.5 लैम्डा, यहां पे 2 लैम्डा एंड सो ऑन। जैसे वाटर वेव में मिला था वैसे यहां पे मिल गया। 2 फ्रिंजेस के दरमियान गैप को बोलते हैं फ्रिंज सेपरेशन, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं कैपिटल डी, इसको बोलते हैं स्लिट सेपरेशन, स्लिट्स के दरमियान गैप ए। स्लिट विड्थ कितनी होती है? फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर। ये गैप मिलीमीटर में होता है, ए मिलीमीटर में होता है, स्लिट विड्थ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, ये मीटर्स में होता है और ये भी मिलीमीटर में होता है। इनमें रिलेशन क्या है? x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। फ्रिंज सेपरेशन वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, स्लिट सेपरेशन पे डिपेंड करती है। तो मैंने बताया जब वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो x बढ़ जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो फ्रिंज सेपरेशन बढ़ जाएगी, फ्रिंजेस वाइडर हो जाएंगे, स्क्रीन पे ज्यादा एरिया पे ऑक्यूपाई करेंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। डी बढ़ेगा, फ्रिंज सेपरेशन बढ़ जाएगी, स्क्रीन को पीछे लेके, वेव डाइवर्ज कर रही है, आप स्क्रीन को पीछे लेके जा रहे हैं, पैटर्न बड़ा हो जाएगा, सेम इंटेंसिटी स्क्रीन पे ज्यादा एरिया पे पड़ेगी
नंबर ऑफ फ्रिंजेस चेंज नहीं होंगे, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ब्राइट फ्रिंजेस की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, डार्क पे कुछ नहीं होगा। ए को चेंज किया, ए को कम किया, ए को कम किया, एक्स बढ़ गया, फ्रिंजेस चौड़े हो गए। देखिए जब इसको वेव्स को करीब लेके आते हैं तो जो आपस में जो एंटी नोडल लाइंस होती है उनमें गैप बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया था। या मैथ से देख लें आप, ए को कम करेंगे एक्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम हो जाएंगे। स्क्रीन पे उतने ही एरिया पे पहले 10 ब्राइट 10 डार्क बन रहे थे, अब उतने ही एरिया पे 6 ब्राइट 6 डार्क बन रहे हैं, चौड़े हो गए हैं। स्क्रीन पे एरिया चेंज नहीं हुआ तो इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, ए के चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। फिर अगर आप एक दोनों स्लिट्स को ज्यादा खोल देंगे, ज्यादा लाइट पास होगी, ब्राइट फ्रिंजेस और ब्राइटर हो जाएंगे। और अगर आप क्या करें, सोर्स को पास ले जाएं या दूर ले जाएं तो यहां पे ब्राइटनेस चेंज हो जाएगी, एक्स चेंज नहीं होगा। स्लिट्स को खोलने से, अगर स्लिट्स खोल रहे हैं ज्यादा लेकिन ए को चेंज नहीं कर रहे, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये एक्स चेंज नहीं होगा। एक्स कब चेंज होगा? जब इन तीनों में से कोई चीज चेंज होती है, इन तीनों में से कोई चीज चेंज होगी तो एक्स चेंज होगा, अदरवाइज एक्स चेंज नहीं होगा। हमने इसके न्यूमेरिकल्स किए, बहुत सारी प्रैक्टिस की, आपको आती है। इसके बाद पढ़ा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? ओपेक स्लाइड होती है जिसपे ट्रांसपेरेंट लाइंस होती हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। न्यू अच्छा, स्लिट्स वर्टिकल है, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यहां पे पड़ेगी, हर स्लिट एक, हर ट्रांसपेरेंट लाइन एक स्लिट की तरह एक्ट करेगी, वहां से लाइट डिफ्रैक्ट होगी और स्क्रीन पे आपको क्या मिल जाएंगे, यहां पे शार्प ब्राइट लाइन, यहां पे शार्प ब्राइट लाइन, यहां पे शार्प ब्राइट लाइंस, यहां पे शार्प ब्राइट लाइंस। एक जो सेंटर पे मिलेगी इसको बोलते हैं, ये नीचे वाली सेंटर पे मिलेगी इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये ऑर्डर है। यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना है? 0 लैम्डा। यहां पे पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा, यहां पे पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, यहां पे पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा, अगेन यहां पे पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये जब स्लिट्स हॉरिजॉन्टल हैं तो पैटर्न वर्टिकल बनेगा, आपको स्क्रीन पे शार्प ब्राइट लाइन नजर आएंगी। हर शार्प ब्राइट लाइन क्या करती, क्या कहां पे बनेगी? जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अच्छा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फार्मूला क्या होता है? डी साइन थीटा, बेसिकली ये पाथ डिफरेंस होता है, इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन ऑर्डर, ये वेवलेंथ, डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, स्लिट स्पेसिंग भी बोलती है इसको, स्लिट स्पेसिंग या डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। और ये किसके इक्वल होता है? 1 ओवर कैपिटल एन। एन क्या है? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लाइंस पर यूनिट लेंथ। तो फॉर्मूला ये लगता है। अच्छा, थीटा क्या होता है? जीरो ऑर्डर से, ये जीरो ऑर्डर है ना, स्ट्रेट डायरेक्शन से फर्स्ट का ऑर्डर थीटा 1, अगर ये एन यूज करेंगे तो ये एंगल यूज करेंगे, आपस का एंगल नहीं, ये वाला ऑर्डर यूज करेंगे तो ये एंगल यूज करेंगे, ये वाला ऑर्डर यूज करेंगे तो ये वाला एंगल यूज करेंगे। हम एंगल हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन से लेंगे। अच्छा, अगर आपने एन मैक्स निकालना है, एन मैक्स कब होता है? जब थीटा क्या होता है बेटा? साइन 90 और ये होता है 1। तो जब भी आपने एन मैक्स निकालना है तो ये हो जाएगा डी एन मैक्स लैम्डा। मैक्सिमम ऑर्डर निकालना है आपने। एग्जामिनर पूछा स्क्रीन पे कितनी टोटल मैक्सिमम लाइन नजर आएंगी, तो मैक्सिमम ऑर्डर ले लेंगे, वो उसकी आली आती है 4.8, तो हम 4 लेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, एक दरमियान में। ये हमेशा ऑड नंबर में, टोटल नंबर ऑफ लाइन हमेशा ऑड नंबर में होंगी। टोटल नंबर ऑफ जो लाइंस होंगी ना, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास, कितनी शार्प लाइन स्क्रीन पे नजर आएंगी, वो हमेशा ऑड नंबर होगा। क्यों? जितनी ऊपर होंगी उतनी नीचे होंगी, इवन बन जाएगा, और ये दरमियान में इसको ऑड बना देगा। हमेशा ऑड नंबर में आपको एन मैक्स, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम लाइंस ऑड नंबर होगा। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग किस काम आती है? वेवलेंथ फाइंड आउट करने के। और अगर 2 वेवलेंथ शामिल हैं, आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, डाइक्रोमेटिक लाइट है, तो जीरो ऑर्डर में तो ओवरलैप करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में भी 2 लाइनें, हर ऑर्डर में 2-2 लाइनें बनेंगी। 2 वेवलेंथ है तो 2 शार्प लाइन, 3 वेवलेंथ है तो 3 शार्प लाइन, ठीक है। और अगर रेंज ऑफ वेवलेंथ है तो पूरा एरिया स्पेक्ट्रम बनेगा। तो बेटा ये वेवलेंथ को सेपरेट करने के काम आती है और स्पेक्ट्रम बनाने के काम आती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अननोन वेवलेंथ लेने के काम आती है। इसकी फिजिक्स क्या है? जब लाइट पड़ती है, हर स्लिट से लाइट डिफ्रैक्ट होकर सुपरपोज करती है, जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां पे ब्राइट लाइन बन जाती है। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए आपने। हाँ, जब स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जब व्हाइट लाइट मारते हैं, व्हाइट लाइट मारते हैं तो सेंटर पे तो व्हाइट ही मिलता है, क्योंकि तमाम कलर्स का मैक्सिमा यहाँ पे ओवरलैप करता है। ऑरेंज, रेड, ग्रीन जब ओवरलैप करेंगे व्हाइट नजर आएगा। यहाँ पे पूरा स्पेक्ट्रम नजर आएगा, ये अलग से नजर आएगा। ये स्पेक्ट्रम वाइडर हो जाएगा, ये और वाइडर हो जाएगा, तो ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी, स्पेक्ट्रम्स ओवरलैप करेंगे, तो आपको क्लियर सिर्फ सेंटर वाला नजर आएगा, जीरो ऑर्डर वाला और फर्स्ट ऑर्डर वाला।
बाकी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये अपने पढ़ी थी हमने, क्वेश्चन करेंगे तो याद आ जाएंगे। फिर हमने लास्ट में पढ़ा स्टेशनरी वेव्स। दो किस्म की वेव्स होती है, प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव होती है जिनमें जो ट्रैवलिंग वेव होती है, जिनमें एनर्जी सोर्स से आगे जा रही होती है, एनर्जी आगे जा रही होती है। स्टेशनरी वेव में एनर्जी आगे नहीं जा रही होती, जैसे गिटार स्ट्रिंग में डिस्टर्बेंस रुकी हुई है। स्टेशनरी वेव दो वेव से मिलकर बनता है, एक ही मीडियम में दोनों वेव्स ऑपोजिट जा रही होती है, यूं यूं आ रही होती है। जब दो कोहेरेंट वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन सुपरपोज अ स्टेशनरी वेव पैटर्न में फॉर्म। अगर स्टेशनरी वेव पैटर्न बनेगा तो क्या बनेगा, नोड्स बनेंगे, एंटी नोड्स बनेंगे। दो नोड्स के दरमियान गैप λ/2 होता है। दो नोड्स के दरमियान जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इन फेज होते हैं। दो नोड्स के दरमियान पार्टिकल्स, एक नोड के पार्टिकल्स, एक एंटी नोड और दूसरे एंटी नोड, 180 का फेज डिफरेंस होता है। एक नीचे आ रहा होता है और एक ऊपर जा रहा होता है, स्टेशनरी वेव्स। तो फिर हमने पढ़ा ये होती है धागे के बनती है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, कोनों पे हमेशा नोड बनेगा और यहां पे एंटी नोड बनेगा। ये इसका दूसरा मोड है, कोनों पे हमेशा नोड बनेगा। ये भी बन सकता है। ये भी बन सकता है। नोड 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 नोड, कोनों में हमेशा नोड बनेगा। मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ, फंडामेंटल मोड, ये फंडामेंटल मोड है। नोड टू नोड डिस्टेंस क्या होता है, यहां से लेके यहां तक λ/2, λ/2 इज इक्वल टू L, तो लैम्डा किसके इक्वल है, 2L के। मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी f0 है। अब यहां पे क्या हो गया, वेवलेंथ आधी हो गई। देखो ये λ/2 प्लस λ/2, λ/2 प्लस λ/2 इज इक्वल टू L, तो लैम्डा किसके इक्वल होगी, L के। वेवलेंथ हाफ हो गई तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, 2f0। यहां पे एक लूप फिट आ रहा था, यहां पे तीन लूप फिट आ रहे हैं। λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, 3 λ/2 इज इक्वल टू L, तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया, 2L/3। तो यहां पे वेवलेंथ 2L थी, यहां पे 2L/3 होगी, वेवलेंथ 1/3 होगी, तो फ्रीक्वेंसी 3f0 हो गई। तो फंडामेंटल मोड, ये ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, एक एक्स्ट्रा लूप, दो एक्स्ट्रा लूप फंडामेंटल के कंपैरिजन में, ये फर्स्ट ओवरटोन है, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये सेकंड ओवरटोन है। ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव है, ये धागे में बनती है। ओके, लॉन्गिट्यूडल स्टेशनरी वेव कहां पे बनाते थे, पाइप्स के अंदर। एक साउंड वेव नीचे जा रही है, एक रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, दोनों मिलकर क्या कर रही है, सुपरपोज कर रही है और स्टेशनरी वेव पैटर्न बन रहा है। ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ जी, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। यहां पे साउंड स्पीकिंग, एक साउंड वेव नीचे जाती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। अगर स्टेशनरी वेव बनेगी तो यहां पे लाउडर साउंड मिलेगी। लाउडर मतलब ये पोजीशन बनेगी। यहां पे क्या बनेगा, एंटी नोड, यहां पे नोड। क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनेगा, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। ये मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ है, फंडामेंटल मोड। नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस किसके इक्वल है, λ/2 इज इक्वल टू L, सॉरी λ/2 नहीं, λ/4। नोड टू एंटी नोड λ/4, तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया, 4L के। अच्छा, फर्स्ट ओवरटोन इसमें कैसे बनता है, एक एक्स्ट्रा लूप। ये बन गया फर्स्ट ओवरटोन। कोने पे हमेशा नोड बनेगा, क्लोज एंड पे नोड बनेगा, ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा। यहां पे क्या हो गया, ये λ/2 है और ये λ/4 है। जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 λ/4 इज इक्वल टू L, तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया, 4L/3। यहां पे लैम्डा 4L था, यहां पे 4L/3 हो गया। यहां पे फ्रीक्वेंसी f थी, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी 3f हो गई। ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा, हमेशा ऐसा ही होगा। अच्छा, अगर दोनों साइड से ओपन पाइप है, दोनों साइड से ओपन पाइप है, तो यहां पे स्टेशनरी वेव कैसे बनेगी, यहां पे एंटी नोड, यहां भी एंटी नोड, फिर दरमियान में नोड होगा, क्योंकि दो एंटी नोड्स के दरमियान नोड होता है। ये ओपन पाइप में ऐसे बनेगा। इसका फर्स्ट ओवरटोन कैसे बनेगा, एक लूप आ जाएगा एक्स्ट्रा। ओपन पाइप की सिलेबस में इतनी डिटेल में नहीं है। तो यहां पे वेवलेंथ, ये पाइप की लेंथ कितनी है, L, और एंटी नोड टू एंटी नोड λ/2। तो यहां पे λ/2 किसके इक्वल है, L के, तो लैम्डा किसके इक्वल है, 2L के। यहां पे क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक λ/2 और एक और λ/2।
λ/2 प्लस λ/2 लैम्डा इज इक्वल टू एल। यहां पे वेवलेंथ कितनी थी? 2l के इक्वल थी, यहां पे वेवलेंथ l के इक्वल हो गई। जब वेवलेंथ हाफ हो गई तो फ्रीक्वेंसी यहां पे f थी तो यहां पे 2f हो जाएगी। यहां पे f है, यहां पे 3f है, आगे 5f होगी। यहां पे f है तो यहां पे 2f है, अगले में 3f होगी। ये क्लोज पाइप है, ये ओपन पाइप है। क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। कैसे बनेगा? एक वेव नीचे आ रही है, एक वेव रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ रही है, दोनों वेव सुपरपोज कर रही हैं और उससे क्या बन रहा है? स्टेज 3 वेव पैटर्न बन रहा है। अच्छा बेटा, इसी को हम यूज करते हैं वेवलेंथ निकालने के लिए। रेजोनेंस ट्यूब लेते हैं ना, रेजोनेंस ट्यूब क्या होती है? इसी तरह की ट्यूब होती है, नीचे से टैब लगी होती है और यहाँ पे हम पानी डाल लेते हैं, पानी, और यहाँ पे साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स रखते हैं और टैप को खोलते हैं, टैप को, पानी फ्लो आउट करता है। एक पर्टिकुलर जगह पे जब पानी का लेवल पहुंचता है, फॉर एग्जाम्पल पानी यहाँ पे पहुंचा तो आपको लाउडर साउंड आई, इसका मतलब है ये मोड बन गया। आप ये लेंथ रिकॉर्ड कर लेते हैं L1। फिर क्या करते हैं? फिर जैसे ही टैप दोबारा खोलते हैं, पानी का लेवल नीचे होता है, लाउडर साउंड आना खत्म। दोबारा पानी का लेवल जहां पे पहुंचा, दोबारा लाउडर साउंड आ गई, तो फिर यहां पे दोबारा ये आ गया। ये लेंथ रिकॉर्ड कर लेते हैं L2 माइनस L1 इज इक्वल टू λ/2, वहां से वेवलेंथ आ जाती है। आसान है, क्वेश्चन करेंगे ना, कल क्वेश्चन ही करेंगे। कल हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? जब साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर रुके होते हैं तो जो असल फ्रीक्वेंसी होती है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, वही ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन अगर सोर्स मेरे करीब आ रहा है, साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स मेरे करीब आ रहा है, ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है। अगर सोर्स इसके करीब आ रहा है तो फिर क्या होगा? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन सोर्स की फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली अगर ऑब्जर्वर से सोर्स दूर जा रहा है, ये सोर्स दूर मूव कर रहा है, सोर्स की स्पीड है Vs, और ये ऑब्जर्वर है, तो फिर क्या होगा? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन दिस फ्रीक्वेंसी। याद करने का फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको बताया था F0/V प्लस माइनस V0 होता है और FS/V प्लस माइनस Vs होता है। हमारे सिलेबस से स्टेज 3 ऑब्जर्वर है, तो ये तो 0 हो गया और ये V इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी? VFS और V प्लस माइनस Vs, सोर्स की मूवमेंट है। फिर मैंने आपको रट्टा लगाया था, जब सोर्स करीब आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के लिए डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तो यहां पे माइनस का साइन होना चाहिए। द सोर्स इज कमिंग क्लोजर, नियरर, तो नेगेटिव साइन, नियर आ रहा है तो नेगेटिव साइन, नियर आ रहा है तो नेगेटिव साइन, यहां पे नेगेटिव यूज करेंगे। इसके करीब आने में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में नेगेटिव यूज करेंगे और दूर जाने में, करीब आने में क्या यूज करेंगे? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगा? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और दूर जाने में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, तो कम कब होगी? जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जब डिनोमिनेटर में ये ऐड होगा। डॉपलर इफेक्ट है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? द चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ड्यू टू मोशन ऑफ सोर्स, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स करीब आ रहा हो तो हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगती है, सोर्स दूर जा रहा हो तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम लगती है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये हमने रिवाइज कर लिया मेरा बेटा, जल्दी रिवाइज किया। आई नो आपने नोट्स खोले होंगे, तो आपने सुनी है लेक्चर, तो आपको सारे आते होंगे। अब आपने क्या करना है? कल हम इसके थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे इंशाल्लाह। वेव्स के थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।